जय हिंद दोस्तों। नेपाल और भारत के रिलेशन बिगड़ रहे हैं और ये रिलेशन क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि नेपाल की जो नई सरकार है, बालेंसा सरकार, वो चाइना के पक्ष में ज्यादा जाकर के बैठ रही है। अब चाइना के पक्ष में क्यों बैठ रही है, इस तरह का बयान मैं क्यों दे रहा हूं, ये आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चाइना से बचने के लिए, या फिर यूं कहें कि चाइना नेपाल के ऊपर किसी तरह का हमला ना कर दे या नेपाल का दाना पानी बंद ना कर दे, इससे डर करके बालेंसा जो सरकार है वो भारत के खिलाफ नेपाल के लोगों को और भारत के खिलाफ ही नेपाल के जो कार्य है वो करने की कोशिश कर रही है। अब हो क्या रहा है, अभी भारत के विदेश सचिव जो कि विक्रम मिश्री साहब है, वो 11 तारीख को यानी कि आज यहाँ की यात्रा पर जाने वाले थे, नेपाल की यात्रा पर। लेकिन नेपाल के जो बालेंसा है, जो कि नए नवेले प्रधानमंत्री है, ये जेन जी प्रोटेस्ट के बाद में यहाँ के प्रधानमंत्री बने, जो कि पिछले साल ही 2025 में नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट होता है। लगभग 77 के आसपास जो नौजवान है उनकी डेथ होती है। उसके बाद में बालेंसा है वो यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही उनके कुछ इस तरह के डिसीजन होते हैं जिनके बारे में दुनिया भर में उनकी चर्चा होने लगती है। लेकिन उनके काम अब इस तरह के होने लगे हैं जो दुनिया के देशों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हैं। खास करके भारत के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहे हैं। जब इनकी जो मीटिंग होने वाली थी, जो कि हमारे विदेश सचिव और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच, लेकिन उसी बीच में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंसा का कहना है कि मैं अभी इनके साथ में मीटिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये मेरे समकक्ष नहीं है। इनका ये कहना है कि मैं एक प्रधानमंत्री हूं, मेरी मीटिंग या तो राष्ट्रपति से हो या प्रधानमंत्री से हो, एक विदेश सचिव से मेरी मीटिंग ना हो। इसीलिए मैं जो है अभी विदेश सचिव से मीटिंग नहीं कर सकता। तो अब आप सोचिए, जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब, हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब रशिया की यात्रा पर जाते हैं तो पुतिन साहब इनसे बहुत अच्छे से मिलते हैं। लेकिन बालेंसा खुद को इतना बड़ा प्रधानमंत्री समझते हैं कि वो भारत के विदेश सचिव से नहीं मिलते। आप सोचिए, विदेश सचिव भारत के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये भारत के विदेश सचिव से मिलने से मना कर देते हैं। इस तरह के काम किए जाते हैं। अगर नेपाल की आइडियोलॉजी को थोड़ा सा समझना है कि नेपाल इस तरह का काम क्यों कर रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नेपाल का मैप और नेपाल की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी। यह है नेपाल का मैप, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 जो राज्य है। एक तरफ सीमा इसकी चाइना से लगी हुई है और दूसरी तरफ भारत से लगी हुई है। ये एक बफर स्टेट भी कहा जा सकता है, जो 2 बड़े देशों के बीच में घिरा हुआ है। लैंडलॉक कंट्री है ये। अगर इसका आप फिजिकल मैप देखोगे तो ये रहा पहाड़ी एरिया ऊपर वाला पूरा, और ये रहा नीचे वाला मैदानी एरिया। मैदानी एरिया में रहने वाले लोगों को मधेसी कहा जाता है, इन लोगों को। और ये जो है इन्हें पहाड़ी नेपाली कहा जाता है। ये जो मधेसी है, ये और भारत, इन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसे हैं कि आना जाना इनके बीच में कभी भी लगा रहता है। लगता ही नहीं है कि नेपाल के हैं और ये भारत के हैं। इस तरह के इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इनके बीच में शादी भी हो जाती है, नेपाल के ये हिस्से में और भारत के ये वाले हिस्से में। आधी रोटी का भाई भाई भी इनको कहा जाता है, दोनों देशों को। लेकिन जो ये पहाड़ी वाले नेपाली है, ये थोड़ा सा खुद को स्पेशल नेपाली समझते हैं। इनका मानना है कि हम है प्योर नेपाली, ये जो है भारत से लगे हुए हैं, ये प्योर नेपाली नहीं है। लेकिन इसी बीच में जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बालेंसा, उनके द्वारा एक मैप जारी किया जाता है। वो मैप काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनता है। इस मैप को ग्रेटर नेपाल का नाम दिया जाता है। इस मैप में आप देखिए, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा बताया गया है, साथ ही हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा बताया गया है, इधर बिहार का हिस्सा बताया गया है, इधर पश्चिम बंगाल का हिस्सा, नेपाल का हिस्सा बताया गया है। जिस तरह से थोड़े दिन पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप सुना था हमने, उसी को देखा देख नेपाल के द्वारा भी ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया गया। अब ये आइडियोलॉजी क्यों आ रही है इनके अंदर, क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ वाले, थोड़ा सा इसके लिए समझने के लिए हमें नेपाल की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी। देखिए होता क्या है, 750 में नेपाल के अंदर जो शासन करता है वो है किंग, उन्हें किंग कहा जाता है। उसके बाद में 750 में यहाँ पे एक धर्म जो है पनपता है, उस धर्म का नाम है बुद्धिज्म। जब बुद्धिज्म धर्म यहाँ पे पनपता है तो उसके बाद होता क्या है, 1750 तक, यानी कि 750 से 1750 तक यहाँ पे किंग डायनेस्टी चलती रहती है। जो किंग है वो यहाँ का राजा रहता है। लेकिन 1750 के बीच में लोगों के अंदर, बाकी जो ट्राइब्स के अंदर ये भावना आ जाती है कि जो किंग है वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, भ्रष्ट हो चुका है, और वो इस तरह के काम कर रहे हैं जो सिर्फ उनको फायदा दे रहा है, वो ही वंशानुगत चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया सिस्टम लाया जाए। तो नया सिस्टम लाने के लिए इन्होंने पीएम का पद यहाँ पे जो है क्रिएट किया, जिसे राणा कहा जाता था। पीएम का पद इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया। और यहाँ पे जिस तरह से बुद्धिज्म चल रहा था, वो बुद्धिज्म भी थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगा और यहाँ पे लोग हिंदुज्म की ओर आने में लगे। इधर हिंदुज्म चलने लगा, इधर पीएम का पद आ गया। ये पीएम का पद ऐसे ही चलता रहा। फिर पीएम से क्या होता था, पीएम अगला पीएम फिर उसी का बेटा बनता था, उसी का बेटा अगला पीएम बनता था। ये एक तरह से वंशानुगत हो गया था। फिर लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, लोग इसको गलत तरीके से देखने लगे। लोगों का यह कहना था ये भी भ्रष्ट हो चुके हैं और अब हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। फिर नेपालियों के अंदर अलग भावना जगी। ये भावना जगी 1920 में। 1920 के अंदर इन्होंने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसे नेपाली कांग्रेस कहा गया है। नेपाली कांग्रेस यहाँ पे बनी, उसने एक प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ये प्रेरित किससे थी?
थी, ये भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रेरित थी, क्योंकि भारत के अंदर भी स्वतंत्रता को लेकर के उस समय आंदोलन चल रहे थे। इसी तरह से इन्होंने भी चलाया। तो 1951 के समय पे नेपाली कांग्रेस बन जाती है और ये नेपाली कांग्रेस जो है सत्ता में आती है। ये नेपाली कांग्रेस यहाँ पे जो है अपना पीएम बनाती है। इस तरह का काम इनका आगे चलता रहता है, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। 1991 में एक पार्टी बनती है जिसे कहा जाता है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जब बनती है तो ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठीक तरह से काम नहीं करती है। होता क्या है, इसी के बीच में 1960 के अंदर भारत के अंदर एक माओवाद जन्म लेता है, चाइना की तरफ से आने वाला, जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं। और इसी तरह का माओवाद जो है नेपाल के अंदर भी जन्म लेता है। तो नेपाल के अंदर भी ये पनपता है, इसीलिए यहाँ पे एक नई पार्टी बनती है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। जब ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा काम किए जाते हैं तो ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये 1991 से बनती है और 1991 से चलने के बाद ये चलती है 2005 तक। 2005 में लोगों के द्वारा यहाँ पे फिर आंदोलन किया जाता है, लोगों के द्वारा यहाँ पे फिर प्रोटेस्ट किया जाता है और लोगों का ये कहना है कि अब जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है इसको खत्म किया जाए और अब हम जो है यहाँ पे संविधान बनाएंगे हमारा। तो ये फिर यहाँ पे खुद का संविधान क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 2005 से संविधान शुरू होता है, 2007 तक इनका संविधान बनता है और 2010 में पूरे देश में ये संविधान लागू करने की सोच लेते हैं। लेकिन 2010 में जैसे ही संविधान लागू करने की सोचते हैं, यहाँ पे फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। और ये जो प्रोटेस्ट है अब शुरू होता है ये मधेसियों का। ये जो नीचे वाला मैदान हिस्सा है, यहाँ पे जो लोग रहते थे ये मधेसी थे। इनका कहना था कि हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं दिया गया है, हमारे को तो इस चुनाव में कोई शामिल ही नहीं किया गया, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं की जा रही है। फिर 2010 से 2015 तक इसी तरह का चलता है और 2015 में फिर यहाँ पे संविधान में चेंजेस किए जाते हैं और ये जो मधेसी लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है, अच्छी खासी सीट दी जाती है। लेकिन 2015 में फिर एक नया गेम प्लान होता है। ये होता है केपी शर्मा ओली के द्वारा। केपी शर्मा ओली का कहना है होता है 2015 में कि जो यहाँ पे मधेसियों के द्वारा आंदोलन किया गया था, यह आंदोलन भारत से प्रेरित था, भारत के द्वारा करवाया गया था। तो भारत के खिलाफ नेपालियों के अंदर नफरतें भरना शुरू कर दी जाती है। और ये नफरतें क्यों भरी जाती है? क्योंकि चाइना जो है यहाँ पर कुछ गांवों को कब्जा लेता है, जो तिब्बत वाले हिस्से में, जो कि चाइना के इस हिस्से में लगे हुए हैं, इन गांवों को कब्जा लेता है नेपाल के। अब नेपाल चाइना से लड़ तो नहीं सकता, नेपाल के पास इतनी ताकत तो है नहीं, नेपाल चाइना से किस तरह से लड़े। तो इन सारी बातों को जो केपी शर्मा ओली है उनके द्वारा मीडिया में आने से दबा दिया जाता है, इन चीजों को पता ही नहीं चलता और वो भारत के खिलाफ जनता को भड़काने लगते हैं, चाइना के साथ में जाकर के खड़े हो जाते हैं। इस तरह का इनके बीच में जो है गेम प्लान चलता रहता है। इसी बीच में 2016 में जो केपी शर्मा ओली है वो चाइना के साथ में एक ट्रीटी कर लेते हैं। चाइना के साथ में ये ट्रीटी इसलिए की जाती है कि चाइना का जो ये पोर्ट है, इधर संघाई पोर्ट और इधर जो भी पोर्ट है, इनका यूज करके यहाँ से अब जो है नेपाल व्यापार करेगा। मतलब भारत का जो ये कोलकाता पोर्ट था, उस कोलकाता पोर्ट का यूज ना करके चाइना के साथ में पोर्ट का यूज करके इधर से पूरा माल बेचने की पूरी इनकी प्लानिंग चल जाती है। जैसे ही इनके द्वारा ये सारा काम किया जाता है, उसी समय चाइना के द्वारा इनके पूरे गांव के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, क्योंकि चाइना फ्री में कुछ भी नहीं देता। अब चाइना के द्वारा जैसे इन पे कब्जा किया जाता है, ये कुछ बोलते नहीं, ये सारी बातों को मीडिया में दबा लेते हैं। फिर जेनजी प्रोटेस्ट होता है, फिर नई सरकार आती है, नई सरकार आ जाती है बालन शाह की। फिर उसी समय पे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और भारत का भी ध्यान भटकाने के लिए ये एक नया गेम खेलते हैं केपी शर्मा ओली, और खेलते हैं ये जो हिस्सा है कुमाऊं गढ़वाल वाला हिस्सा, उत्तराखंड वाला हिस्सा, इस हिस्से में ये क्या करते हैं, ये कह देते हैं कि ये वाला हिस्सा नेपाल का है, इसको डिस्प्यूट में डाल देते हैं कि लिपुलेख वाला हिस्सा जो है नेपाल का है, लिम्पियाधोरा से पूरा लिपुलेख तक, ताकि जो पूरा ध्यान है भारत का, दुनिया का, नेपालियों का, वो गांव जो कब्जे किए हैं चाइना ने उनके ऊपर ना जाए बल्कि इस हिस्से के ऊपर जाए। तो कहता क्या है, नेपाल का कहना है कि ये जो लिम्पियाधुरा है, यहाँ से काली रिवर निकलती है। दरअसल होता क्या है, 1916 में नेपालियों और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे एंग्लो नेपाल वार कहा जाता है। जब ये युद्ध खत्म होता है सगोली की संधि के द्वारा, तो उसमें एक डिसाइड किया जाता है कि नेपाल की पश्चिमी सीमा काली रिवर को बनाया जाएगा। अब डिस्प्यूट ये है कि नेपाल मानता है कि काली रिवर यहाँ से निकलती है लिम्पियाधुरा से, भारत मानता है कि काली रिवर लिपुलेख से निकलती है और काला पानी से होती हुई यहाँ जाती है। तो ये हिस्सा नेपाल का है, ना कि ये वाला। बट नेपाल कहता है यहाँ से निकलती है तो ये ऐसे होती हुई इधर जाती है। तो बस इसी के बीच में विवाद उलझा हुआ है कि काली रिवर आखिर निकलती कहां से। दोनों देश इसी के बीच में उलझे हुए हैं। अब इसी के बीच में ये उलझे हुए हैं, इन्हीं के बीच में इनकी नई सरकार आ जाती है। जैसे इनकी नई सरकार आती है तो इनको एक बात समझ में आ जाती है कि इनको सत्ता में बना रहना है, तो राष्ट्रवादी जो भावना है वो इनको जगाए रखनी होगी। और राष्ट्रवादी भावना कैसे जगेगी, जब देश के खिलाफ में किसी को खड़ा कर दिया जाएगा। और देश के खिलाफ में किसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। भारत को क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जो सॉफ्ट रवैया अपनाता है,
कुछ भी नहीं कहता। ये हमारे हिस्से में आकर के कुछ बोल जाते हैं, हमारे हिस्से में आकर के जगह कब्जाने की कोशिश करते हैं। ग्रेटर नेपाल का मैप में भारत का हिस्सा दिखाए जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। भारत बड़े भाई की तरह इनको समझाने की कोशिश करता है। ये समझ जाते हैं कि भारत के खिलाफ बोलेंगे जिससे राष्ट्रवादी भावना बनी रहेगी। जो जेनजी प्रोटेस्ट है वो डबल से होंगे नहीं, लोगों का ध्यान राष्ट्र के तरफ लगा रहेगा और देशभक्ति इनके अंदर आई रहेगी। ये हमारे साथ में खड़े रहेंगे और हमारी सरकार चुपचाप चलती रहेगी। इनको भी पता है कि चाइना ने हमारे गाँवों को कब्जे में ले लिया है। इस बात को ये कभी भी मीडिया में नहीं लाएंगे और लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो लोग यही कहेंगे कि आप हमारे जो हिस्से चाइना ने लिए उनको वापस लो। अब इनकी औकात तो है नहीं कि चाइना से युद्ध लड़ ले या चाइना से वो जो गाँव में वापस ले ले। तो इसी बीच में इनके साथ में ही सारा का सारा गेम जो है चलाते रहते हैं। ये पूरा लिपुलेख वाला हिस्सा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी लिपुलेख दर्रे से होकर के की जाती है। तो इनका ये कहना है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए भारत ने हमसे सलाह मशवरा नहीं लिया, क्योंकि ये हिस्सा हमारा आता है। अब देखना ये होगा कि ये जो डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में चल रहा है कितना लंबा समय चलता है, क्योंकि भारत के द्वारा तो साफ कह दिया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा साफ कह दिया गया कि नेपाल जो ये काम कर रहा है ये सरासर गलत है। ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। तो दोनों देशों के बीच में ये सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।